Next chapter is very easy and simple. Allotment of security. Single section is there. Try to understand. अब एक सेक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 39 इज देयर बट 40 इज नॉट देयर, तो मेरे को 40 के साथ में शुरू करना पड़ेगा। ध्यान देना, कंपनी जब भी आप पब्लिक इशू लेकर आओगे आपको सबसे पहले किसको अप्लाई करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंजेस को। कितने? एक, दो या एक से ज़्यादा, कितने भी। लेकिन एक भी स्टॉक एक्सचेंज ने अगर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ना, यू कैन नॉट गो फॉर आईपीओ, आपका आईपीओ फेल हो जाता है। समझ में आ रहा है? सेकंड चीज, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज को तुमने अप्लाई किया है उसका नाम आप कहाँ पे लिखोगे? अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। समझ में आ रहा है? और सर अब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया लोगों को, जो भी पैसा मुझे आया लोगों से उसको मैं कहाँ पे रखूंगा? सेपरेट बैंक अकाउंट। और इसका सिर्फ एक ही पर्पज से यूज होगा। क्या? दो पर्पज, एक तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर या फिर रिफंड ऑफ मनी। समझ में आ रहा है? और सर ये सेक्शन जाते जाते एक बात करके गया, किसके बारे में? अंडर राइटिंग के बारे में। व्हाट इज अंडर राइटिंग? कहने से देर आर चांसेस। सेक्शन नंबर 39 बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो तुम्हारा आईपीओ फेल हो जाएगा, तुम्हारा एफपीओ फेल। तुम नहीं चाहते हो फेल होना चाहिए तो तुम अंडर राइटर को अपॉइंट करते हो। बेटा मैं तुमको बताता हूँ कितनी सारी कंपनी को अंडर राइटर अपॉइंट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं कंपनी के। अरे हाँ या ना? लेकिन तुम सोचो, अंडर राइटर इज अ डाउटिंग योर सेल्फ। समझ में आ रहा है क्या? एंड देयर इज अ पर्सन, रतन नवल टाटा, इन्होंने कंपनी के शेयर को क्या किया था? इशू किया था विदाउट अंडर राइटर। दे आर लाइक कि अगर लोग मेरे पे भरोसा करते हैं तो मेरे को सब्सक्रिप्शन आएगा, नहीं करते तो बोले मैं काय को अंडर राइटर के भरोसे पे लोगों को भिख मांगू। सीधी सी बात है ना? तो अंडर राइटर का कंसेप्ट कब आता है? व्हेन यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, निगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में इट इज अ गुड थिंग, प्रमोटिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक, अंडर राइटर रखना ऑप्शनल है, कुछ कंडीशन है। पहला, आपको क्या देना पड़ेगा अंडर राइटर को? आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। उसको आपको देना पड़ता है कमीशन। सर कमीशन कहाँ से देंगे? एक तो प्रॉफिट या फिर जो सेल होकर पैसा आ रहा है ना वहां से। रेट ऑफ कमीशन नीचे एक्सप्लेन करूंगा। आपको प्रोस्पेक्टस में बनाना पड़ेगा कौन अंडर राइटर है, कितने शेयर अंडर राइट कर रहा है, क्या रेट पे, क्या कमीशन लेके। कमीशन इज नॉट पेएबल। जो सिक्योरिटी तुमने पब्लिक को ऑफर की है ना उसको कमीशन दो। जो सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर की ही नहीं, क्या उसके ऊपर कमीशन देना पड़ेगा? आंसर इज नो। और नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका और अंडर राइटर का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट तुम कहाँ पे रखते हो? तो बोले उसको आपको आरओसी को भी सबमिट करना पड़ेगा। कमीशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कमीशन कितना दे सकते हो? 5% ऑफ इश्यू प्राइस और रेट मेंशन इन आर्टिकल विच एवर इज लेसर, अगर शेयर है तो। और डिबेंचर में 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस और रेट मेंशन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर। कुछ एग्जाम्पल मैंने देखे रखे हुए कि मानो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 10%, आर्टिकल में 5%, विच एवर इज लोअर 5%। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 5, आर्टिकल में 3%। सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 2, आर्टिकल में लिखा है 5 तो 2%। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट में 10 लिखा है, आर्टिकल में 8 लिखा है, फिर भी 5%। क्यों 5%? और रेट ऑफ आर्टिकल, तो बेटा 10 लिखे कुछ लिखे, मेरे को सिर्फ 5 देखना है इसको। और रेट ऑफ आर्टिकल विच एवर इज लोअर, तो बेटा 5% इज लोअर। समझ में आ रहा है क्या? सर अगर मानो कंपनी 100 करोड़ का इश्यू साइज लेकर आई है, जिसमें से प्रमोटर रख रहा है 25 करोड़, क्यूआईबी एंकर इन्वेस्टर रख रहे हैं 25 करोड़, तो एक्चुअली और आर्टिकल में कितना रेट लिखा है? 5%, कॉन्ट्रैक्ट में 10, दूंगा कितना? 5। कैलकुलेशन करके बताओ कितना जाएगा? 150 करोड़ का 5%। अरे हाँ या ना? बोलो कितना? 7.5। कैसे? 150 का नहीं जाएगा ना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। जो सिक्योरिटी ऑलरेडी पब्लिक को इशू की है सिर्फ उसको ही देना है। 100 करोड़, 100 करोड़ में से 25 करोड़ जा ले रहा है प्रमोटर और 25 करोड़ ले रहा है क्यूआईबी, 50 करोड़ पब्लिक ले रही है। सिर्फ 50 करोड़ पे 5% निकालना पड़ेगा, 2.5 करोड़। क्या समझ में आया? तो इन शॉर्ट अगर एक शब्दों में, एक लाइन में खत्म कर दो इस चीज को, तो क्या बोलता है? पहली बात, लिस्टिंग अप्रूवल चाहिए, उसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा, पैसा आएगा सेपरेट बैंक अकाउंट में डालेंगे, और अंडर राइटर रखेंगे तो उसकी कुछ कंडीशन है, आर्टिकल मेंशन होना चाहिए, कमीशन देंगे तो आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू देंगे। कमीशन कितना देंगे? 5% रेट ऑफ आर्टिकल विच एवर इज लोअर, डिबेंचर में 2.5 एंड रेट मेंशन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर। उसके बाद में आगे पॉइंट क्या बोला हुआ है? वाह बेटा वाह,
प्रोस्पेक्टस में लिखो उसका नाम क्या है, कितना कमीशन ले रहा है, क्या ले रहा है। उसके बाद में जो कॉप सिर्फ उसी के ऊपर उसको कमीशन देंगे जो सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर की, जो पब्लिक पे ऑफर नहीं की उसके ऊपर कमीशन नहीं देना है। और लास्ट वाला बात बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट अंडरराइटर का वो कहां पर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। सॉर्टेड एकदम आराम से। सर अब ये सेक्शन नंबर 39, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्या बोलता है, पहले आपका प्रोस्पेक्टस क्या होगा, डेट ड्राफ्टिंग होगा, साइनिंग होगा। इसको किसके साथ फाइल करोगे, आरओसी। आरओसी को देने के बाद में 90 डेज में आपको क्या करना है, इश्यू पब्लिक को। 90 डेज के बाद में करोगे तो वो प्रोस्पेक्टस सड़ जाएगा, वो काम का नहीं है। सर इसके बाद में ऑफर पीरियड ओपन होगा, ऑफर पीरियड क्लोज होगा। अब बोला जाता है जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया ना बेटा, उसके 30 दिन के अंदर तुम्हारा ऑफर पीरियड ओपन भी हो जाना चाहिए, ऑफर पीरियड क्लोज भी हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिस दिन, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बच्चा भूलेगा, जिस दिन तुमने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया उसके 30 दिन के अंदर आपके पास मिनिमम क्या आ जाना चाहिए, सब्सक्रिप्शन और मिनिमम एप्लीकेशन मनी। कितने दिन से, 30 डेज। 30 डेज कहां से, जिस दिन प्रोस्पेक्टस इश्यू किया पब्लिक को। सर अगर मेरे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसे बोलते हैं 90% और मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना बोलते हैं 90%, मतलब 1 लाख शेयर है ना, 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% कितना हो गया, 90,000 शेयर, 90,000 मिनिमम सब्सक्राइब होने चाहिए। और एप्लीकेशन मनी बोलते हैं 25%, 100 रुपए का एक शेयर, तो मिनिमम 25 रुपए पर शेयर आने भी चाहिए 90,000 शेयर के पीछे। समझ में आ रहा है, कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। कहां से, इश्यू ऑफ, बेटा इतना गोला कर रहा है ना, जानबूझ के नहीं कर रहा। 8 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क की 2 लाइन का आंसर था और 99% बच्चों ने गलत आंसर लिखा था। समझ में आ रहा है। तो 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन नहीं आ जाना चाहिए। और अगर मिनिमम एप्लीकेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 डेज में नहीं आया तो 15 दिन में पैसा रिफंड करना है। 15 दिन कहां से, जिस दिन ऑफर क्लोज हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 30 दिन कहां से लेना है, इश्यू से। और या 15 दिन कहां से लेना है, 99% बच्चों ने क्या लिखा पता है, जिस दिन ऑफर क्लोज हुआ उसके 30, जिस दिन ऑफर ओपन हुआ वहां से 30 डेज में आ जाना चाहिए मिनिमम एप्लीकेशन, और जिस दिन क्लोज हुआ वहां से 15 दिन में आगे रिफंड। तुमने ये बात तो सही लिखी लेकिन यही गलत लिखी ना, सामने वाला नीचे तक आया नहीं पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है। तो बेटा सुनो, मिनिमम एप्लीकेशन मनी सेबी के हिसाब से 90, सब्सक्रिप्शन 90% और एप्लीकेशन मनी कंपनी एक बोलता है 5, सेबी बोलता है 25। कितने दिन में रिसीव हो जाना चाहिए, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर नहीं आ रहा है तो रिफंड करो फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इश्यू, मतलब। और उसके बाद में सर इफ नॉट देन पैसा सो रिटर्न करोगे, 15% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और सर अगर मैंने अलॉटमेंट कर दिया, मतलब पैसा आ गया मैंने अलॉटमेंट कर दिया, फिर PS3 फाइल करो 30 डेज में। अब इंपॉर्टेंट बात, प्राइवेट प्लेसमेंट में PS3 जाता है 15 दिन में, पब्लिक इश्यू में बाकी सारे केस में PS3 जाता है 30 डेज में। समझ में आ रहा है। सर प्राइवेट प्लेसमेंट तो टाइम ही छोटा है ना, लोग भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे सेक्शन को समअप करो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी कितना है, 30 डेज ऑफ इश्यू आ जाना चाहिए। इफ सेटिस्फाई तो अलॉटमेंट कर दो, PS3 फाइल कर दो आरओसी को। इफ नॉट रिफंड कर दो। समझ में आ रहा है कि नो, दैट्स इट। यहाँ पर तुम्हारा क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट जो था ना, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये हो गया डन। इफ यू सी, सिक्योरिटी का डेफिनेशन दिया है, अलॉटमेंट सेक्शन नंबर 39 दिया हुआ है। फिर इसके बाद में इन्होंने किसके बारे में बात किया है, अलॉटमेंट क्या है, यहाँ पे छोड़ो ये वाला, जनरल प्रिंसिपल, प्रॉपर अथॉरिटी करना चाहिए, रीजनेबल टाइम में अलॉटमेंट होना चाहिए। 6 महीने की बात कर रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा। एब्सोल्यूट अनकंडीशनल होना चाहिए, आपने अपने शेयर अलॉट किए ये बात सामने वाले को कम्युनिकेट भी करो। रिटर्न एप्लीकेशन आना चाहिए, ओरल रिक्वेस्ट नहीं है, और कंप्लायंस ऑफ लॉ होना चाहिए। सेक्शन नंबर 39 क्या बोलता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम एप्लीकेशन मनी, और रिफंड करो कितने दिन में, 30 डेज ऑफ इशू, लिखो यहाँ पे 30 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और रिफंड 15 डे फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा ये ना इधर लिखना, ओपन ऑफर को लिख के इसको करना क्लोज, मतलब ऑफर ओपन हुआ वहां से 30 डेज नहीं, जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू किया वहां से 30 डेज। ठीक है, ये सारी बातें यार खत्म हो गया यहाँ पे। शेयर सर्टिफिकेट,
गाइज अब सुनना, शेयर सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, वाइडर लेवल पे है। यहाँ पे तो मैंने बहुत समराइज किया है। शेयर सर्टिफिकेट के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है? शेयर सर्टिफिकेट इशू इधर अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, या फिर कॉमन सील नहीं होगा तो उसको कौन साइन करेगा? दो डायरेक्टर। इधर देखना बोर्ड पे, या उसको कौन साइन करेगा? दो डायरेक्टर, या कंपनी में सीएस होगा तो सीएस प्लस डायरेक्टर। और सर शेयर सर्टिफिकेट क्या बताता है? नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय यू। क्या ना, इसे शेयर सर्टिफिकेट एक प्राइमा फेसिया एविडेंस है जो इस बात का प्रूफ देता है दैट यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अरे यस और नो? एंड अगर सर मेरी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं है, मतलब मेरी कंपनी क्या है? शेयर डीमैट फॉर्मेट में, देन व्हाट इज द प्राइमरी एविडेंस दैट आई एम अ शेयर होल्डर? रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियरी, डिपॉजिटरी। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते गए, अगर शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो चुका है या रिन्यू करना है, डुप्लीकेट और रिन्यू शेयर सर्टिफिकेट। सुनना, आपको डुप्लीकेट कब होता है और रिन्यू कब होता है? सेक्शन में तो पूरा गुड़ गोबर करा है, रूल्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो डुप्लीकेट कब मिलता है? जब आपका पुराना शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो चुका है, मतलब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, डिस्ट्रॉय हो चुका है, जल चुका है, ठीक है। तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, सामने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है आपके ऊपर। ही विल आस्क टू फर्निश सपोर्टिंग एविडेंस, कुछ एविडेंस है तो बताओ। सर मेरे पास एविडेंस नहीं, मैं क्या करूँ? आपको पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ती है ना। उसके अलावा प्लस इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब कि कल जाके अगर मैंने बोली हुई बात गलत निकली तो आई विल बी लाइबल। फिर वो आपसे कुछ चार्जेस लेंगे इन्वेस्टिगेशन के थोड़े से, एंड डुप्लीकेट आपको नया सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसके ऊपर लिखा रहेगा क्या? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इन द ल्यू ऑफ पर्टिकुलर शेयर। समझ में आ रहा है? सर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कितने दिन के अंदर इशू करना चाहिए? अगर लिस्टेड है तो 45 डे, अनलिस्टेड है तो 3 मंथ। सर व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ शेयर सर्टिफिकेट? बेटा पुराना शेयर सर्टिफिकेट डिफेस हो गया, मल्टीलेटेड टॉन एंड ओड या वर्क वन आउट हो गया, मतलब कभी कभी तेल गिर जाता है तो आर पार दिखता है, कभी तुमने उसको ऐसा ऐसा कर दिया, अब वो क्या दिख रहा है? छोड़ो मोड़, है ना। तो ऐसे खराब हो चुका है, तो ऐसे वाले केस में यू गेट रिन्यू शेयर सर्टिफिकेट। इसमें आपको इंडेमनिटी नहीं, यहाँ पे आपको सरेंडर करना पड़ेगा पुराना सर्टिफिकेट। साथ ही साथ में वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगा सकते हैं, और आपके उसके ऊपर लिखा जाएगा इट इज अ रिन्यू शेयर सर्टिफिकेट इन द ल्यू ऑफ डैश। सर आगे, मैनर ऑफ इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट किस तरीके से इशू करेंगे, किस फॉर्म में इशू करेंगे, कौन से डेट पे इशू करेंगे, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकता है। सर रूल नंबर 7 इस सबसे बड़ा तकलीफ क्या है पता है कि शेयर सर्टिफिकेट में? रूल 7 पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू रीड। सबसे बड़ा तकलीफ ये है, इसके लिए लोग इस वाले पूरे सेक्शन को छोड़ के जाते हैं। पहला पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ ब्लैंक फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एडवांस में शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करके रखूं? पॉसिबल है। तो बोले बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा टू प्रिंट ब्लैंक सर्टिफिकेट। प्रिंटिंग जो होगा वो कॉन्जिक्यूटिवली नंबर होगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर गिनना चाहिए। क्यों सर? अगर बीच में का चेक के कैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, एक आधा घुमा तो पकड़ में आ सकता है ना, उसके लिए जो जो इक्विपमेंट आपने यूज किए हैं शेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए, बेटा इसको सेफ कस्टडी में रखना। कोई इसको जैसे बॉन्ड बनते हैं तो उनके जो इक्विपमेंट है वो पब्लिक में अवेलेबल नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है? तो उसको सेफ कस्टडी में रखना, सीएस या एनी अदर ऑफिसर, एंड सच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग अकाउंट ऑफ दिस फॉर्म। मतलब इसमें अगर कुछ घपला हुआ तो दिस पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल। आगे सर मेंटेनेंस, इसके अलावा जो बुक्स वगैरह है, रिकॉर्ड वगैरह शेयर सर्टिफिकेट के, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन प्रिजर्व सेफ कस्टडी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कंपनी में सीएस है तो सीएस, और सीएस नहीं है तो एनी अदर पर्सन जिसको ऑथोराइज किया है। शेयर ये कब तक प्रिजर्व करोगे? 30 ईयर। लेकिन अगर डिस्प्यूट चल रहा है किसी शेयर का तो परमानेंटली, जो आपने रिन्यू शेयर सर्टिफिकेट वगैरह कर रहे हो ना। सर सर्टिफिकेट सरेंडर, अगर डिफेस हो गया है, मल्टीलेट वो वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा क्या? कैंसिल, कि ये शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो चुके हैं। एंड आफ्टर 3 ईयर आप उसको क्या कर सकते हो? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सम पर्सन। और लास्ट वाला पॉइंट क्या कि सर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर SS2 रूल नंबर 5, अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है तो यू नीड टू पास व्हाट? बोर्ड रिजोल्यूशन। अब लेटर ऑफ अलॉटमेंट सामने वाला जब आपको सरेंडर करेगा तब आप उसको शेयर सर्टिफिकेट दोगे, राइट? सर उससे लेटर ऑफ अलॉटमेंट ही गुम गया, इंडेमनिटी ले लो। ट्रांसफर ऑफ शेयर, नहीं, शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म क्या है? SH
1। साइन कौन करेगा? 2 डायरेक्टर या फिर एक सीएस एक डायरेक्टर। ओपीसी के केस में 1 डायरेक्टर या फिर सीएस होगा तो सीएस या फिर एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन। और पर्टिकुलर ऑफ एवरी शेयर सर्टिफिकेट शैल बी एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर 88 पढ़कर आया ना। दैट्स इट, वी आर डन विद द कांसेप्ट कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। कैसे यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे तो शेयर सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इजी में दिया है ना, तो आई विल नॉट कवर हियर क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट अ शेयर होल्डर, बट स्टिल जो जो शेयर के बेनिफिट मिल रहे हैं आप उसको लेते जा रहे हो। तो कहने से आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो जो तो आप हो नहीं। तुमको जाना है क्या? हाँ, यू मेल यू, ठीक है। इफ यू आर नॉट अ शेयर होल्डर एंड यू आर शोइंग दैट यू आर अ शेयर होल्डर, या शेयर होल्डर के ऊपर सुनना 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 शेयर के बेनिफिट आप ले रहे हो, तो डोंट यू थिंक आपको पनिश करना चाहिए? अरे हाँ है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या आया, अगर कोई पर्सन है, इफ अ पर्सन डिसीटफुली पर्सोनेट, अगर आप जानबूझ के पर्सोनेट कर रहे हो दैट यू आर अ ओनर ऑफ द सिक्योरिटी या इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, आपने उसके बेनिफिट लेने की कोशिश की है, देन गाइस यू आर लायबल अंडर विच सेक्शन? बेटा यू आर लायबल, 1 साल तक का तुमको जेल मिल सकता है, 1 साल से लेकर 3 साल तक का, और साथ ही साथ में फाइन मिलेगा 1 लाख से लेके 5 लाख तक का। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? अब अगला कंसेप्ट आ रहा है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। कौन सा? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। सुनो, लेट्स 2 मिनट रुकते हैं। हाँ 5 मिनट का सुनना, ये टॉपिक होने में आ गया, इसके बाद में लेते हैं ना। हाँ ट्रांसफर ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं बचा हुआ है, दैट्स इट। अच्छा ट्रांसफर ट्रांसमिशन नए पेज पे चालू हो रहा है ना, ठीक है, ये एक पेज का खत्म कर लेते हैं, देन विल शिफ्ट टू अनदर चैप्टर, है ना। ये सुनो, पर्सोनेशन समझ में आ गया। कॉल्स ऑन शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स का पहला सिंपल सा पॉइंट याद रखो, जब भी आप शेयर को क्या कर रहे हो, ये सारे पॉइंट है यहाँ पे। कॉल ऑन शेयर, जब भी कॉल करोगे तो क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन। मिनिमम वैल्यू कितनी मंगानी पड़ेगी? 25% ऑफ फेस वैल्यू। नोटिस देना पड़ेगा सामने वाले को कितने दिन का? 30 दिन का। गैप बिटवीन 2 कॉल मिनिमम कितना? 1 मंथ। और कॉल इन एरियर्स है, मतलब पैसा नहीं आया मंगाने के बाद में भी, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%। कॉल इन एडवांस है तो इंटरेस्ट देंगे 12%। समझ में आ रहा है? सेक्शन नंबर 49 हमने पढ़ लिया, कॉल टू बी मेड ऑन द यूनिफॉर्म बेसिस। सर इसके अलावा इफ यू सी कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस में क्या बोला है? कॉल इन एडवांस तब ले सकते हो जब आर्टिकल में लिखा रहेगा। कॉल इन एडवांस पे आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मिलेगा। समझ में आ रहा है गाइस? और सुनना, जो इंटरेस्ट इट इज चार्ज अगेंस्ट इंटरेस्ट, कंपनी प्रॉफिट में हो कंपनी लॉस में हो आपको देना पड़ेगा। और जो कॉल इन एडवांस का पैसा है शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में मिलता है ना, लेकिन वाइंडिंग अप के समय में जो कॉल इन एडवांस का पैसा है वो आपको क्रेडिटर के बाद में, पर शेयर होल्डर के पहले मिलेगा कॉल इन एडवांस का पैसा। दैट्स इट। यहाँ पर आ जाओ एक बार, ये सारे पॉइंट मैंने कॉल इन एडवांस वगैरह के कवर कर लिए, कॉल के कवर कर लिए, ठीक है। आपसे भी इसको एक बार पढ़ लेना। कॉल इन एडवांस वी आर डन। डिविडेंड प्रपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल होगा, सेक्शन नंबर 51 ऑलरेडी डन। फॉर फीचर और सरेंडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट एक बार इसको पढ़ो। फॉर फीचर क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है ना। फॉर फीचर कंपनी करती है, सरेंडर मेंबर खुद करता है। फॉर फीचर करना क्यों? एक फॉर्मल तरीका है, बोर्ड या आर्टिकल में लिखा होगा, क्यों? क्योंकि आप कॉल मनी पे नहीं कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो। और इसमें क्या है, ये सिंपल तरीका है, आप वॉलेंटरी अपने शेयर को सरेंडर कर रहे हो। वाई? बिकॉज यू आर अनेबल टू पे मनी। तो क्या ना इसे सरेंडर इज अ शॉर्टकट टू फॉर फीचर। अरे यस और नो? और इन्होंने यहाँ पर की डिफरेंसेस दिए। हियर वी आर डन विथ व्हाट योर टॉपिक, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अगला टॉपिक है, करते हैं। कितने मिनट का ब्रेक चाहिए? चल बे, आधा घंटा, कुछ भी, 15 मिनट, डन। 6:15 होए वे, मतलब वही बात हो गया ना फिर तो। भगना फिर अभी लगेज। 6:30 पे मिलते हैं।